संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नायकर। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मेवाड़ के लाडले कटारिया और किरण की फूट का फायदा उठाया पड़ोसी संभाग ने। साबरमती बेसिन का पानी अब जाएगा मारवाड़। 2040 तक लेक सिटी बन जाएगा सूखी झीलों का शहर। जीना है तो करना होगा विलय। यूआईडी सचिव और अध्यक्ष के आदेशों की भी नहीं होती है पालना। कटारिया के गोद नियम हुए वार्ड 1 में अवैध निर्माण बदल छूट जाए। कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्तिमय हुआ खासों। दलियोत्सव में ग्वालों ने दिया जमकर भाग। मेवाड़ में गूंज उठे जय कन्हैया। और झूलते तारों से करंट लगने पर वानर राज की दर्दनाक मौत। क्षेत्रवासियों ने हिंदू रीति रिवाज से किया संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ वासियों के साथ हुए छलावे की। क्या आपको पता है मेवाड़ ने जिन लोगों को अपना सिरमौर बनाकर सत्ता में भेजा है वही मेवाड़ के सपनों के हत्यारे हैं। उनकी मर्जी होती है जो वह कर लेते हैं और जब भी चुनाव आते हैं उन्हीं मुद्दों को बुलाते हुए फिर से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो जो हुआ है इसे मेवाड़ के साथ छलावा ही नहीं बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा कारण मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया और नेत्री किरण माहेश्वरी के बीच वर्चस्व की लड़ाई रहा है। आपको याद होगा कि एक बार कटारिया जी ने कहा था कि अगर देवास का पानी उदयपुर नहीं ला पाए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन किरण जी उस पानी को राजसमंद ले गई। न तो कटारिया कुछ बोल पाए और न ही किसी और ने विरोध किया। हालांकि श्रीमती माहेश्वरी ने उदयपुर को जरूरत पड़ने पर पानी देने की बात जरूर कही थी। लेकिन अब जो हुआ है वह सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाए कि जिस झीलों की नगरी में रहने का गुमान आपको होता है भविष्य में ये झीलें सिर्फ इतिहास बताती हुई मिलेंगी। दरअसल प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने हाल ही सुमेरपुर में जो घोषणा की है वह मेवाड़ के साथ उठना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखा है। दरअसल साबरमती बेसिन का पानी मारवाड़ अंचल के पाली व जोधपुर क्षेत्रों में ले जाने की घोषणा मुख्य सेवक ने सुमेरपुर में की थी। सूत्रों के अनुसार देवास परियोजना के 2 फाड़कर मेवाड़ के हक का पानी मारवाड़ ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जल संसाधन विभाग पिछले 4 वर्षों में साबरमती व वाकल के पानी के लिए उदयपुर तथा राजसमंद की जीपीआर पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब जवाई बांध के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देवास का पानी मारवाड़ ले जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि साफ तौर से मेवाड़ वासियों के साथ धोखे जैसा काम है। देवास 3rd तथा 4th फेज का पानी जवाई बांध के माध्यम से पाली, झालू, सिरोही तथा ले जाने के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए वेस्कोस को ठेका दिया गया था। जबकि नर्मदा नहर से जालोर जिले में 74 किलोमीटर लंबी मुख्य केनाल तथा 9 वितरिकाओं के द्वारा 1477 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही 124 गांवों में पीने का पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने नर्मदा केनाल से जालोर जिले के 281 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ ही सिरोही तथा बाड़मेर जिले में भी नर्मदा का पानी पहुंचने का प्लान बना रखा है तथा पाली जिले में भी गुजरात सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना के तहत पानी पहुंचने की मांग स्वीकार कर ली गई है। शहर के विधायक एवं राज्य के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा 50 वर्ष पूर्व उदयपुर शहर के लिए बनाए गए ड्रीम प्रोजेक्ट देवास 3rd और देवास 4 का पानी उदयपुर लाने का आह्वान किया था और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने का आश्वासन दिया था। लेकिन उससे पहले ही जल संसाधन विभाग द्वारा देवास 3य तथा देवास 4th के पानी को जवाई बांध से पाली, सिरोही, जालोर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका था तथा पिछले वर्ष के प्रारंभ में वेस्कोस द्वारा डीपीआर बनाने के टेंडर भी निकाल दिए गए थे, जिसकी हमारे गृह सेवक जी को भनक तक नहीं लगी। अब मुख्य सेवक द्वारा जब पाली में ऐलान किया गया है कि पश्चिमी राजस्थान के जवाई बांध में साबरमती बेसिन का पानी लाया जाएगा, 2 चरणों में पूरी घोषणा के साथ ही बजट की घोषणा भी कर दी गई। पहले चरण में 300 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। उदयपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के साथ ही अमृत मिशन के लिए भी किया गया है। इन दोनों ही योजनाओं के दिशा निर्देश में और आधारभूत संरचनाओं के प्राथमिकताओं के क्रम में जलापूर्ति को प्रथम वरीयता दी गई है।
स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा शहर के 5% क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना बनाई गई है, किंतु 95% क्षेत्र में अभी भी 48 घंटे में जलापूर्ति हो रही है तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रिसिल से तैयार करवाई गई सिटी डेवलपमेंट प्लान 2041 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शहर में पानी की मांग 136 MLT होगी, जबकि सप्लाई सिर्फ 70 MLT हो सकती है। ऐसे में 66 MLT का गैप रहेगा। यह गैप 2041 में 120 MLT हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा क्रिसिल के माध्यम से बनवाई गई रिपोर्ट में उदयपुर में भविष्य के लिए देवास थर्ड तथा फोर्थ फेज, वोकल थर्ड के साथ ही अन्य सोर्स तलाशने के लिए कहा गया है, जबकि देवास थर्ड तथा फोर्थ फेज का पानी जवाई बांध के माध्यम से पाली, जालोर, सिरोही तथा जोधपुर ले जाने के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए वेफकोस को ठेका दे दिया गया था। हालांकि 3 दशक पूर्व जब वेफकोस को उदयपुर की दीर्घकालिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया था, तब वेफकोस ने स्पष्ट कहा था कि जलापूर्ति के हिसाब से उदयपुर एक अभावग्रस्त शहर है तथा वाकल बेसिन के अलावा शहर में निकट में कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जिसे आसानी से टैप किया जा सके। वेफकोस ने 3 दशक पहले ही उदयपुर में जुडिशियस रेट से जलापूर्ति करने को कहा था, ताकि उदयपुर वासियों को लगातार न्यूनतम आधारभूत पीने का पानी मिल सके। यह आकलन तब किया गया जब 25% घरों में फ्लश टॉयलेट नहीं थे और अब तो 95% घरों में ये टॉयलेट होंगे। इस प्रकार जिस तरह से उदयपुर में 2 गुना पानी वितरित हो रहा है, वहां पर उदयपुर के हिस्से का पानी ले जाना न्याय सन्नत नहीं है। पहले कटारिया के ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके बूते पर ही भाई साहब जीतते आए हैं, उस पर किरण माहेश्वरी ने सेंध मारी थी। आपको बता दें कि कटारिया का सपना था कि देवास 2 के बाद देवास 3 और 4 योजना भी बने, जिसे पिछोला, फतह सागर के लबालब होने के साथ उदय सागर, वल्लभनगर, बड़गांव और गोसुंडा बांध को भी भरा जा सके। कटारिया ने देवास 3 और 4 का पानी उदयपुर ले जाने के कई प्रयास भी किए, लेकिन चंदाय सेवक बनते ही किरण ने योजना में बदलाव करवा दिया। देवास से पानी उदय सागर, वल्लभनगर नहीं बल्कि टनल या लाइन से राजसमंद ले जाया जाएगा। वर्ष 2015-16 के राज्य बजट में देवास 4 का पानी राजसमंद ले जाने की DPR बनवाने की मुख्य सेवक ने घोषणा भी कर दी। अब कटारिया और किरण की फूट के बाद देवास का पानी मारवाड़ ले जाने की तैयारी हो गई है, जो झीलों की नगरी को सूखी नगरी, झीलों का शहर बनाकर छोड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं शहर के आदर्श वार्ड की, जिसे गृह सेवक और शहर विधायक कटारिया ने गोद भी ले रखा है। इस वार्ड की एक खासियत यह भी है कि यहाँ पर कटारिया के रिश्तेदार ही वार्ड सेवक हैं, जो भाजपा के सबसे बड़े मंडल के अध्यक्ष भी हैं। वैसे तो इस वार्ड के काफी हिस्से में अभी तक लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन खाली पड़े भूखंडों पर आज भी कब्जे होना बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, अगर कभी यह खबर मीडिया में आ भी जाती है तो नगर विकास प्रन्यास के जिम्मेदार तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हुए इतिश्री कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई हुई या नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, यह भी हो सकता है कि जानबूझकर ध्यान नहीं देना चाहते। आइए आपको वो मकान दिखाते हैं जिसके अवैध निर्माण के बारे में पूर्व में भी मीडिया में दिखाया गया था, लेकिन यह तो पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। ऐसे में सबसे ईमानदार माने जाने वाले पूर्व सचिव रामनिवास मेहता और चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली के आदेशों का क्या हुआ, यह तो वह ही जाने, लेकिन उनकी भूमिका भी यहाँ संदेहग्रस्त ही लगती है, क्योंकि उनके आदेशों में तो निर्माण को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ तो निर्माण टूटने के बजाय बनता ही चला गया। गुजरात के अहमदाबाद शहर के बीचों बीच कांकरिया तालाब पर चलने वाले टॉय ट्रेन की तर्ज पर उदयपुर के गुलाबबाग में भी टॉय ट्रेन को चलाने के लिए नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले यहाँ पर बच्चों की ट्रेन चलती है, जिसके पुर्जे काफी खराब हो गए थे, इस कारण उसे बंद कर दिया गया, लेकिन गुलाबबाग में आने वाले पर्यटकों की मांग को देखते हुए फिर से नगर निगम यहाँ पर ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। इसके लिए निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और आगामी 10 सितंबर को टॉय ट्रेन के लिए टेंडर खोले जाएंगे। टॉय ट्रेन को लेकर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि इस बार गुलाबबाग में शुरू की जा रही ट्रेन का लुक पूरी तरह से हेरिटेज होगा। इसके अलावा इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि यह ट्रेन हूबहू कांकरिया तालाब पर चलने वाली ट्रेन जैसी ही हो। इतना ही नहीं, यह ट्रेन गैस से संचालित होगी। इसके अलावा इस ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी संचालन करने वाली एजेंसी की ही होगी। टेंडर भी उसी कंपनी को दिया जाएगा जो कि नगर निगम की शर्तों को पूरी करती हो। कोठारी ने यह भी कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने के बाद गुलाबबाग में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। पहले वाली जो ट्रेन हमारी चलाई, एक तो काफी पुरानी हो चुकी थी, ट्रैक भी उसका काफी पुराना हो चुका था और आए दिन घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होती थी। लुक वाइज भी वो ट्रेन नई जैसी लगती नहीं थी। गत बार हमने जब यहाँ पेट्रोल चलित या CNG चलित होनी चाहिए, डीजल हम अलाउ नहीं करेंगे, और इंजन भी इन्हें हीरो होंडा का जो इंजन है वही 4 सिलेंडर उसमें हमने अलाउ किया। 4 डिब्बे होंगे और इन चारों डब्बों में बच्चे और बड़े मिलाकर लगभग
100 पैसेंजर्स उस ट्रेन में बैठेंगे। इसका हमने उनके साथ जो अनुबंध करने का तय किया है 20+5 यह वर्ष का उनका तय किया है। 20 वर्ष पहला रहेगा और उसके साथ 5 वर्ष आगे और बढ़ाए जा सकेंगे। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि यह शहर पर्यटन शहर है और गुलाबबाग में जब से ये ट्रेन थोड़ी ठीक नहीं चली या अपने जीव जंतु जो थे वो सब हमने बायोलॉजिकल पार्क शिफ्ट कर दिए, तो बर्ड पार्क भी हमारा आ रहा है और उसके साथ ही एक ये ट्रेन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो निश्चित रूप से नगर निगम की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन भी ट्रेन का रहेगा। तो यही हमारा प्रयोजन है। अभी इस 10 सितंबर को इसकी टेंडर्स खुलने वाले हैं और लगभग 4-5 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, जिनकी भी दरें अनुपातिक तय होगी, सही होंगी, उनको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी इन दिनों सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। एक तो बरसात का मौसम, दूसरी ओर बिजली के नंगे तारों से आता 440 वोल्ट से ज्यादा करंट। शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां करंट तारों में ही नहीं उन खंभों में भी दौड़ता है, जिसे कई बार शहरवासी और बेजुबान जानवर छू लेते हैं और उन्हें असहनीय झटकों का सामना करना पड़ता है। करंट मारते खंभों की सूचनाएं शहर के अंदरूनी इलाकों में से तो कई बार आती है, लेकिन सोमवार को हिरन मंगरी के सेक्टर 8 स्थित पानेरियों की मादरी में करंट लगने से वानरराज की मौत हो गई। इस हादसे को जिन जिन लोगों ने देखा उनकी रूह कांप उठी, लेकिन सभी बेबस ही वानरराज की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते रहे। खंभे और करंट मारते दो तारों को एक साथ छू लेने से वानरराज की सांसें झटके खाकर वहीं खत्म हो गई और जान निकल जाने के बाद नीचे गिर पड़े। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों ने नम आंखों से हिंदू संस्कृति के अनुसार वानरराज को नहलाया, फूल माला चढ़ाकर अर्थी सजाई और शव यात्रा निकालते हुए राम नाम सत्य है का उद्बोधन भी किया। बाद में सेक्टर 9 स्थित शमशान के पास खाली जगह पर वानरराज का संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि वानरराज की तो करंट लगने से मौत हो गई और क्षेत्रवासियों ने अपना धर्म भी पूरी तरह से निभाया, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन की अनदेखी आने वाले समय में बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। इसलिए पूरे शहर को सजग होने की जरूरत है। जो लापरवाह हुए बिजली विभाग पर कार्रवाई करने का दबाव पुरजोर तरीके से बनाए, ताकि आगे कभी इस तरह की अनहोनी से शहरवासियों को गुजरना न पड़े। राम सत्य है, ठेठ ज्ञागत है, राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञागत है। बोलो ना, धर्म के गिरे नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञागत है, राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञागत। पानेर की मालवी सेक्टर नंबर 8, इसमें क्या है कि सुबह एक बंदर आए थे, जो ये क्या कि दरख्त से कूदे, तो वो इलेक्ट्रिक सर्विस लाइन थी, उसके ऊपर उसका क्या है कि उस पर जंप लिया। जंप लेने के बाद में एक हाथ तो उसके ऊपर रहा तार में, और नीचे वाली जो पूंछ थी वो नीचे वाले तार के टच हो गई। उसकी वजह से क्या कि वो करंट लगते न वो वहीं से तड़ाम से नीचे गिर गया और डेथ हो गई। वो तो नीचे गिरते डेथ हो गई। तो फिर हम सब कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में फिर दाह संस्कार के लिए जो विधि विधान है उसके अनुसार हम यहाँ लाए। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे में वहाँ ला के फिर विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग और राजस्थान साहित्य अकादमी के साझे में सोमवार को डिजिटल मीडिया और साहित्य के विषय पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अरुण भगत, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष, साहित्य पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े कई लोग मौजूद थे। वर्कशॉप में डिजिटल मीडिया के आने के बाद साहित्य में आए बदलाव को लेकर चर्चा की गई। वर्कशॉप में डिजिटल मीडिया से आए दिन आने वाली फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, इस पर भी सभी वक्ताओं का फोकस रहा और सभी ने इस बात पर जोर दिया कि फेक न्यूज से सामाजिक क्षेत्रों में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जिससे कई लोगों को परेशान होना पड़ता है। वर्कशॉप के दौरान सुखाड़ा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के डॉक्टर कुंजनाचार्य ने बताया कि डिजिटल मीडिया से साहित्य में हुए बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही है। 4G के आने से पहले नए व्यंग्यकार हो या रचनाकार, उनकी रचनाओं के प्रकाशन में दिक्कतें आती थी, लेकिन 4G के आने के बाद ये बंदिशें खत्म हो गई हैं और सभी रचनाएं अपने अपने अनुसार प्रकाशित हो रही हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया के द्वारा फेक न्यूज के प्रचार प्रसार को लेकर साफ किया गया। फेक न्यूज से सरकार भी चिंतित है, लेकिन इसको रोकने के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करने होंगे, अन्यथा फेक न्यूज को रोक पाना मुश्किल होगा। वर्कशॉप के दौरान पत्रकारिता
पत्रकारिता विभाग के पूर्व छात्र परिषद का एक संगठन भी बनाया गया, जिसे उजास नाम दिया गया है। उजास के लोगों का विमोचन वर्कशॉप में आए अतिथियों और पत्रकारिता विभाग के पूर्व छात्रों ने किया। देखिए, डिजिटल मीडिया का दौर है, हम सब लोग डिजिटल मीडिया के युग में जी रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया ने साहित्यिक परिदृश्य को कितना उन्नत और विकसित किया है, इस विषय पे हम विचार विमर्श करने के लिए हाजिर हुए हैं। नए रचनाकार जो लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, लेकिन उनको प्रकाशन का मौका नहीं मिलता। तो 4G के आने के बाद में हम लोगों ने एक नियमित तौर पे लिखने पढ़ने का क्रम भी शुरू किया है, यूट्यूब पे बोलने का क्रम भी शुरू किया है। क्योंकि खबरों की दुनिया भी है, जो लोग टेलीविज़न पे नहीं देख सकते, हम लोग यूट्यूब पे देखते ही हैं। तो ये डिजिटल की दुनिया है। डिजिटल की दुनिया ने साहित्य को कितना प्रभावित किया है, इसकी साहित्यिक परिदृश्यता के साथ कितनी सरोकार है, इन सब पे विचार विमर्श के लिए हम लोगों ने आज यहाँ एक महफिल सरोकारों की सजाई है, जिसमें हमारे बीच वरिष्ठ जो हमारे प्रोफेसर हैं पत्रकारिता के, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल के प्रोफेसर अरुण भगत दिल्ली से आए हमारे बीच में, मुख्य वक्ता हैं। साहित्य अकादमी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इंदु शेखर जी तत्पुरुष हमारे बीच में हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे देवेंद्र दीपक जी हमारे बीच में हैं। अगले सत्रों में हम लगातार चर्चा भी करेंगे, जिसमें डेली न्यूज़ जयपुर के संपादक, पत्रिका टीवी के वरिष्ठ साथी संदीप पुरोहित जी हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर मनोज लोढ़ा जी हैं हमारे साथ में, इसके साथ में पत्रिका और भास्कर के वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ रहेंगे और विभिन्न शोध पत्र इस सत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और शोध पत्रों के माध्यम से चर्चा भी की जाएगी कि डिजिटल मीडिया ने साहित्यिक परिदृश्य को कितना बेहतर बनाया है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो पत्रकारिता की सत्यता पे भी कई बार सवाल खड़ा करता है। आजकल जिस तरह से हो रहा है उसके ऊपर कैसे रोक लग सकती है, उस पर क्या काम करेंगे? देखिए, भारत सरकार का जो IT मिनिस्ट्री है, साथ ही हम लोग भी खुद चिंतित हैं, सब पत्रकार भी चिंतित हैं, हम शिक्षक भी चिंतित हैं कि फेक न्यूज़ पर लगाम कैसे लगाई जाए। अभी पिछले दिनों मैंने एक विस्तार से एक आलेख लिखा राजस्थान पत्रिका में। फेक न्यूज़ से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। मार्क जकरबर्ग ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग आपको खबर का सोर्स नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें प्राइवेसी प्रभावित होती है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो खोजना पड़ेगा कि आखिर ये फेक न्यूज़ पर लगाम कैसे लगाई जाए। मुझे लगता है कि हम लोग 4G के ज़माने में हैं, इसलिए जो कंटेंट आ रहा है उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमें स्वनियंत्रण की ज़रूरत है। हमें खुद देखना होगा कि क्या चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं और क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ जीवन का हिस्सा है और क्या चीज़ जीवन का हिस्सा नहीं है। हम लोग अगर देखें कि समाज में जो कुछ घट रहा है उसमें फेक न्यूज़ कितना % है, कितना प्रतिशत है, अगर हम खुद इसकी पहचान कर ले तो मुझे लगता है कि इस पर लगाम लगाई जा सकती है। उदयपुर के सभी श्री कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खासी धूम देखी गई। सोमवार सुबह से ही भक्तों का मजमा भगवान जगदीश के दरबार में लगा हुआ था। वहीं जगदीश मंदिर मंडल द्वारा मंदिर परिसर में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें नंदोत्सव आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के बाल स्वरूप को हिंडोले में बैठाकर मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया गया, जहाँ पर दर्शन करने आए महिला और पुरुषों ने भगवान के हिंडोले को झूला झुलाया। नंदोत्सव के दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन भी गाए गए। यही नहीं, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म मां यशोदा और नंद बाबा के पात्रों ने भी मंदिर में होने वाली बधाई की रस्मों को निभाया। नंदोत्सव को देखने के लिए बड़ी तादाद के श्रद्धालुओं का जमावड़ा भगवान जगदीश के मंदिर परिसर में लग गया। आइए नंदोत्सव की कुछ झलकियों से आपको भी रूबरू करवाते हैं। जयकारे लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी भगवान के उसे उपलक्ष्य में जब भगवान नंद यशोदा के घर पधारते हैं, जो उत्सव मनाया जाता है, वहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। जो मंदिर में भगवान कृष्ण के लालन के रूप में भगवान झूले में विराजित है, उसके साथ ही भक्तों ने धाड़ी का वस्त्र धारण किया हुआ है और एक तरह से भगवान के सभी भक्तों को आनंद और उल्लासित करने के लिए ये एक मनोरम मनाया जाता है, जिसमें भगवान नंद और यशोदा मैया उनको पालने और झुलाने का भाव समझा कर, उसी तरह शाम को जब भगवान अपने भक्तों के साथ
उदयपुर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट की ओर से भव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए वृंदावन की फूल होली खेली गई। जन्मोत्सव के दौरान पंडित स्कंद कुमार पंड्या ने कृष्ण जन्म का वर्णन किया। वर्णन के साथ ही कलाकारों ने वासुदेव देवकी और फूल होली की झांकी सजाई। फूल होली के दौरान राधा और कृष्ण बने कलाकारों ने भक्तों के साथ होली खेलते हुए ब्रज की होली का एहसास कराया। कार्यक्रम के अंत में देर रात हुई मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने उत्साह से भाग लिया। जन्मोत्सव में राधा और कृष्ण बनकर आए 5 साल तक के बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही वृंदावन के कलाकारों की भजन प्रस्तुतियों पर भक्त देर रात तक झूमते नाचते रहे। उदयपुर की गोगुदा पुलिस ने सोमवार को एनडीपीएस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 332 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। गोगुदा पुलिस द्वारा जब्त किए गए डोडे चूरे की कीमत बाजार में करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए गोगुदा पुलिस की ओर से जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन पर लगातार नाकाबंदी की जा रही है। इसी कड़ी में गोगुदा पुलिस की ओर से की गई नाकाबंदी को सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो ने तोड़ दिया और अंदर मौजूद तस्कर स्कॉर्पियो को भगा ले गए, जिनकी पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से पीछा किया। काफी दूर जाने पर सुनसान मार्ग पर स्कॉर्पियो खड़ी हुई मिली। पुलिस ने जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 17 बोरियों में डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसका वजन तुलवाने पर करीब 332 किलो आंका गया। थानाधिकारी प्रतियोगी ने बताया कि उदयपुर मारवाड़ का यह प्रमुख मार्ग है और सहूलियत भरा भी, इसलिए डोडा चूरा और अफीम तस्कर इसे ही चुनते हैं। लेकिन गोगुदा पुलिस की सतर्कता की वजह से करीब 4 महीनों में करीब 1.25 करोड़ रुपए का 1350 किलो डोडा चूरा जब्त किया जा चुका है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अब करीब 5 तस्करों की गिरफ्तारी और 8 लग्जरी कारें जब्त की है। अब पुलिस गाड़ी और चेसिस नंबर के आधार पर मालिक तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। साथ ही जिस जगह पर तस्कर गाड़ी छोड़कर भागे हैं उसके आसपास भी पुलिस की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि डोडा चूरा की तस्करी करने वाले तस्करों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तभी एक बिना नंबर की सफेद रंग की स्कॉर्पियो है, जिसको रुकाने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं, तो टायर ब्रेकर से उसके टायर को पंचर किया गया, तो चालक उसको भगा के खेतों की तरफ ले गया, जिसकी मौके पे जाके उसको ढूंढा तो मौके पे वो गाड़ी लावारिस मिली और ड्राइवर वहाँ से मौके से फरार था। तो उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर करीब 332 किलोग्राम करीब अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसको जब्त किया गया और प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। मेवाड़ के लाडले कटारिया और किरण की फूट का फायदा उठाया पड़ोसी संभाग ने। साबरमती बेसिन का पानी अब जाएगा मारवाड़। 2040 तक लेक सिटी बन जाएगा सूखी झीलों का शहर। जीना है तो करना होगा पहले। यूआईडी सचिव और अध्यक्ष के आदेशों की भी नहीं होती है पालना। कटारिया के गोद लिए हुए वार्ड 1 में अवैध निर्माण बदल चुका है। कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्तिमय हुआ खासुआ। दीपोत्सव में ग्वालों ने लिया जमकर भाग। मेवाड़ में गूंज उठे जय कन्हैया। और झूलते तारों से करंट लगने पर वानर राज की दर्दनाक मौत। क्षेत्रवासियों ने हिंदू रीति रिवाज से किया संस्कार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागला को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।